नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेस ऑफ ट्रूथ में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे डरावने किले में, राजस्थान का भानगढ़ किला। इसे इंडिया मोस्ट हंटेड फोर्ट कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच में भूतिया है या सिर्फ अफवाहें हैं? आइए जानते हैं इस रहस्यमय किले का सच। भानगढ़ किला 17वीं सदी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। ये किला अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है। शुरुआत में यहाँ की आबादी बहुत खुशहाल थी। चारों ओर बाजार, महल, मंदिर और बाग बगीचे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जगह वीरान होती चली गई और अंत में खंडर में बदल गई। भानगढ़ को डरावना बनाने वाली सबसे मशहूर कहानी है तांत्रिक और राजकुमारी की। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। एक तांत्रिक उससे प्रेम करने लगा और उसने उसे पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। उसने इत्र की शीशे में जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उस पर मोहित हो जाए, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और वो शीशे एक पत्थर पर फेंक दी। पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के ऊपर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने किले और यहाँ के लोगों को श्राप दे दिया कि यह नगर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। कहते हैं कि आज भी इस किले में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहाँ पर रोशनी, परछाइयाँ और रहस्यमय ध्वनियाँ महसूस की। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि वहाँ रात में आत्माएं घूमती हैं। इसी कारण भारतीय सरकार ने नियम बना रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले भानगढ़ में प्रवेश करना पूरी तरह से मना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास और डर की उपज है। पुराना खंडर, घने जंगल, जंगली जानवर और अंधेरा, ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं। रात के समय सुनी जाने वाली आवाज़ें वास्तव में हवा और पक्षियों की होती है। असली डर हमारी कल्पना है जो माहौल देखकर और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, भानगढ़ किला सच में भूतिया है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसकी कहानियाँ और रहस्य इस किले को भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो दिन के समय भानगढ़ किला ज़रूर देखें, पर याद रखिए, सूर्यास्त के बाद इस जगह का रोमांच आज भी बरकरार है। 18 अगस्त 1945 ताइवान का ताई होकू एयरपोर्ट। एक जापानी प्लेन रनवे से उड़ान भरता है। उस प्लेन में सवार थे भारत की आज़ादी के सबसे बड़े योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका होता है और खबर आती है कि नेताजी नहीं रहे। पूरी दुनिया ने मान लिया कि नेताजी मर चुके हैं। कांग्रेस ने मान लिया, अंग्रेजों ने मान लिया, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। और शायद वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस हादसे के ठीक 40 साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनाम साधु की मौत होती है। और जब उस साधु का बंद कमरे का दरवाज़ा खोला गया, जब उनके पुराने संदूक खोले गए, तो जो सामान बाहर निकला उसे भारत की खुफिया एजेंसियों, सरकार और इतिहास तीनों की नींद उड़ा दी। उस कमरे में नेताजी का चश्मा, उनकी फैमिली फोटोज और आज़ाद हिंद फौज की खुफिया चिट्ठियाँ मिली। तो सवाल ये है, क्या वो प्लेन क्रैश एक झूठ था? क्या भारत का शेर अपने ही देश में छिपकर जी रहा था? और अगर हाँ, तो आज़ाद भारत में उन्हें गुमनाम होकर क्यों रहना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, रेस ऑफ ट्रूथ के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस सच की दौड़ लगाएंगे जो 70 सालों से फाइलों में दबाया जा रहा है। सबसे पहले हमें उस दिन को समझना होगा जिस दिन ये कहानी शुरू हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और वो बुरी तरह जल गए। लेकिन अजीब बात सुनिए, उस क्रैश की कोई भी बॉडी, जी हाँ, कोई भी डेड बॉडी रिकवर कभी की ही नहीं गई। कोई फोटो नहीं, कोई सबूत नहीं। यहाँ तक कि उस वक्त की ताइवान सरकार, जो जापान के अंडर थी, और बाद में ताइवान के रिकॉर्ड्स ने साफ कह दिया कि उस दिन उस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो फिर वो कहानी किसने बनाई और क्यों? देखिए, नेताजी अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि यह क्रैश एक मास्टर प्लान था रूस भागने का, ताकि वो अंग्रेजों की नज़र से गायब हो सके। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है भारत के अंदर। साल था 1950 का दशक। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक अजीब साधु को देखा जा रहा था।
कभी लखनऊ, कभी नैमिषारण्य, कभी बस्ती और अंत में फैजाबाद। लोग उन्हें भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। उनकी सबसे बड़ी शर्त यह थी, कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। वो हमेशा एक पर्दे के पीछे रहकर बात करते थे। उनसे मिलने आने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे। सोचिए जरा, एक फकीर साधु से मिलने के लिए कोलकाता से बड़े बड़े लोग, आजाद हिंद फौज के पुराने सिपाही और डॉक्टर पवित्रा मोहन राय जो आईएनए के इंटेलिजेंस चीफ थे, आते थे। अगर वो सिर्फ एक साधु थे तो आईएनए के टॉप ऑफिसर उनके पैर छूने क्यों आते थे? वो घंटों बंगाली, इंग्लिश और जर्मन भाषा में बात क्यों करते थे? जी हाँ, जर्मन। एक गांव का साधु फ्लुएंट जर्मन और इंग्लिश कैसे बोल सकता है? लोकल लोगों का कहना है कि जब वो बात करते थे तो उनकी आवाज़ में एक ऐसी कमांड थी जैसे कोई मिलिट्री जनरल ऑर्डर दे रहा हो, ऑर्डर वाली टोन। लेकिन सबूत क्या था? सबूत मिला 1985 में। 16 सितंबर 1985 गुमनामी बाबा का निधन हो जाता है। उनकी मौत भी उतनी ही गुमनाम थी जितनी उनकी ज़िंदगी। लेकिन उनकी मौत के बाद कोर्ट के आदेश पर उनके सामान की तलाशी ली गई। फैजाबाद के राम भवन में रखे उन 24 संदूकों को जब खोला गया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। राउंड फ्रेम ग्लासेज बिल्कुल वैसे ही जैसे नेताजी पहनते थे। रोलेक्स वॉच, उस जमाने की गोल्ड रोलेक्स जो उस वक्त सिर्फ अमीर या बड़े लोग पहनते थे। जर्मन मिलिट्री के दूरबीन। नेताजी को स्मोकिंग का शौक था, वहीं ब्रांड्स वहां मिले। नेताजी के परिवार की पर्सनल फोटो जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। दोस्तों जरा लॉजिक लगाइए, एक साधु के पास नेताजी के माता पिता की ओरिजिनल फोटो क्या कर रही थी? और सबसे बड़ी बात, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जैसे कि बी लाल जो उस समय के टॉप एक्सपर्ट थे। गुमनामी बाबा की चिट्ठियां और नेताजी की पुरानी राइटिंग को मैच किया, नतीजा परफेक्ट मैच। लिखने का तरीका, शब्दों का चुनाव, यहाँ तक कि स्पेलिंग मिस्टेक भी, सब कुछ सेम था। तो क्या यह काफ़ी नहीं था यह साबित करने के लिए कि वो ही नेताजी थे? नहीं, सरकार को यह काफ़ी नहीं लगा। जब मुखर्जी का मिशन बैठाया गया तो उन्होंने ताइवान जाकर कन्फर्म किया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन जब बात गुमनामी बाबा की आई तो कहानी उलझ गई। कहा गया कि जब दांतों का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक पेच है। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और रिसर्चर जैसे अनुज धर का दावा है कि वो डीएनए रिपोर्ट्स या तो बदली गई हैं या फिर सैंपल ही सही नहीं थे। सोचिए, जिस सरकार ने नेताजी की फाइलों को 50-60 सालों तक टॉप सीक्रेट रखा, यह कहकर कि इससे दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, वो सरकार इतनी आसानी से सच सामने आने देगी? अगर वो महज एक साधु थे तो उनकी फाइलों को क्लासिफाइड क्यों रखा गया? किस देश से रिश्ते खराब होते? जवाब डरावना है। शायद इसलिए क्योंकि अगर यह माना जाता कि नेताजी जिंदा थे तो यह भी मानना पड़ता कि आज़ाद भारत की सरकार ने उन्हें घर नहीं लौटने दिया। उन्हें वॉर क्रिमिनल के डर से छिपना पड़ा। गुमनामी बाबा ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं एक मर्द व्यक्ति हूँ जो अपनी ही राख पर चल रहा है। सच्चाई क्या है यह शायद सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए कैद रहे, लेकिन सबूत, गवाह और वो सामान एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भारत का वो शेर जंगलों में, अंधेरे कमरों में, तन्हाई में जी रहा था जबकि हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फैजाबाद के वो बाबा ही नेताजी थे या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम दौड़ लगाते हैं सच की तरफ। दिस इज डेज ऑफ ट्रुथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी गहरा राज खोलने वाला है। जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा कि एक पूरी की पूरी अपने समय से हजारों साल आगे की विकसित सभ्यता बिना कोई बड़ा निशान छोड़े कैसे गायब हो सकती है? हम इतिहास में महान साम्राज्यों के बनने और मिटने की कहानियां पढ़ते हैं, हम युद्धों को जानते हैं, क्रांतियों को समझते हैं और कुदरत की विनाश लीला को भी देखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी पहेली में उतरने जा रहे हैं जो इन सब से कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। यह कहानी किसी साम्राज्य के अंत की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की खामोश हो जाने की है। एक ऐसा राज जिसे दशकों से दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझा रखा है, लेकिन जिसका कोई एक ठोस जवाब आज भी नहीं मिला है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। उनके पास शानदार शहर थे, आज के ज़माने जैसे ड्रेनेज व्यवस्था थी और एक ऐसी लिपि थी जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। और फिर अपने शिखर पर पहुंचकर वे सब गायब हो गए। कोई बड़ा युद्ध नहीं, किसी हमले का सबूत नहीं, कोई एक स्पष्ट तबाही नहीं,
बस एक गहरा सन्नाटा। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या हुआ? वे कहाँ चले गए? उनके शानदार शहर वीरान क्यों हो गए? चलिए आज इस प्राचीन रहस्य से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली थ्योरीज को खंगालते हैं, पुरातात्विक सबूतों की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सभ्यता सच में खत्म हो गई थी या बस उसका स्वरूप बदल गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत शहरी संस्कृतियों में से थी। जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे कबीलों और गांवों में रह रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोग बड़े सुनियोजित शहरों में से एक कमाल की जिंदगी जी रहे थे। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे महान सभ्यताओं के समय की थी, पर क्षेत्रफल में उन दोनों के कुल आकार से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था, जो लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल इलाका था। दिलचस्प बात यह है कि हमें इस महान सभ्यता के वजूद के बारे में 20वीं सदी की शुरुआत तक कुछ पता ही नहीं था। यह इतिहास की परतों के नीचे दबी हुई थी। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज घुमक्कड़ ने पंजाब के हड़प्पा गांव में ऊंचे ऊंचे टीलों और अजीब सी ईंटों को देखा जरूर था, पर वो उनका महत्व नहीं समझ पाए। फिर लगभग 100 साल बाद 1921 में जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो मजदूरों को उन्हीं टिल्लों से पक्की बेहतरीन क्वालिटी की ईंटें मिलने लगी। उन्होंने इसे भगवान का तोहफा समझकर इन ईंटों को उखाड़ा और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे दुनिया की सबसे पुरानी और व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक के सबूतों को तबाह कर रहे हैं। असलियत तो तब सामने आई जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल की अगुवाई में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो में वैज्ञानिक तरीकों से खुदाई शुरू करवाई। तब जाकर इस दुनिया के सामने इन भूले बिसरे शहरों और इनकी अविश्वसनीय कहानी का पर्दा उठा। इस खोज ने इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले गई। जो शहर मिले वो किसी भी मॉडर्न अर्बन प्लानर को हैरान कर सकते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे अक्सर इस सभ्यता के दो सबसे अहम शहर माना जाता है, किसी अजूबे से कम नहीं थे। ये शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, बल्कि इन्हें एक सोची समझी योजना के तहत बनाया गया था। सड़कें एकदम सीधी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न में बट जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क जैसे आधुनिक शहर बसे हैं। मकान पक्के थे, एक ही आकार की ईंटों से बने थे। इन ईंटों का स्टैंडर्ड साइज पूरी सभ्यता में एक जैसा था, चाहे शहर हड़प्पा हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर लोथल। ये एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था का साफ संकेत है। कई घर 2 या 3 मंजिल तक ऊंचे थे और लगभग हर घर में अपना एक निजी बाथरूम और कुआं होता था। सोचिए, जब दुनिया की कई हिस्सों में साफ सफाई का कोई खास प्रभाव नहीं था, तब यहाँ के लोग पर्सनल हाइजीन को इतना महत्व देते थे। लेकिन जो चीज़ इस सभ्यता को सबसे अनोखा और अपने समय में सबसे आगे साबित करती है, वो है इनकी पानी की निकासी का सिस्टम। हर घर एक ढकी हुई नाली से सड़क की मुख्य नाली से जुड़ा था। ये नालियाँ भी पक्की ईंटों से बनी थी और उनमें कुछ दूरी पर सफाई के लिए मैन होल भी बनाए गए थे। ये एक ऐसी शानदार सिविक इंजीनियरिंग थी जो यूरोप के कई शहरों को भी 19वीं सदी तक नसीब नहीं हुई थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर या द ग्रेट बाथ आज पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली है। ये एक बड़ा आयताकार तालाब है जो पक्की ईंटों से बना है और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक टार से सील किया गया है। इसके चारों ओर कमरे और उसके उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। इसका असली मकसद क्या था ये साफ नहीं है। माना जाता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। इसका डिजाइन और इसकी वाटरप्रूफिंग तकनीक उस समय के इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। इनके अलावा बड़े बड़े अन्न भंडार या ग्रेनरी भी मिली है, जो दिखाते हैं कि उनके पास एक संगठित टैक्स सिस्टम और अनाज को जमा करने की व्यवस्था थी। ये एक मजबूत खेतीबाड़ी वाली अर्थव्यवस्था थी जो अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करती थी। इस अतिरिक्त अनाज को शायद व्यापार या अकाल जैसे बुरे वक्त के लिए रखा जाता था। गुजरात के लोथल में एक डॉकयार्ड या बंदरगाह मिला जो समुद्र व्यापार का जीता जागता प्रमाण है। ये सब मिलकर एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनाते हैं जो हैरान करने वाली हद तक संगठित, अमीर और तकनीकी रूप से आगे थी। उन्होंने सिर्फ जीना नहीं सीखा था, बल्कि एक आरामदायक और व्यवस्थित शहरी जीवन बनाना भी सीख लिया था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, इतनी मजबूत नींव वाली सभ्यता आखिर कैसे और क्यों ढह गई?
शहरों की बनावट से भी बड़ा रहस्य है सिंधु घाटी के लोग खुद। वे कौन थे, वे कैसे रहते थे, वे क्या मानते थे। इन सवालों के कुछ जवाब हमें खुदाई में मिली हजारों कलाकृतियों से मिलते हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल खड़े कर देता है। एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह सिंधु घाटी के शहरों में राजाओं के कोई भी आलीशान महल, विशाल मंदिर या शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलती। मिस्र में हमें फराओ के पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहनजोदड़ो से पृष्ठ किंग या पुरोहित राजा की एक छोटी सी मूर्ति मिली तो है, लेकिन ये किसी एक छत्र राजा का पक्का सबूत नहीं है। इसी वजह से कई इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद सिंधु घाटी का समाज किसी एक राजा की बजाय एक बराबरी वाला समाज था। हो सकता है कि शासन का काम व्यापारियों या पुजारियों की कोई कमेटी चलाती हो, या फिर हर शहर का अलग अलग शासन रहा हो। सतह के इस खुले दिखाव की कमी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी और रहस्यमयी बातों में से एक है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक उन चीजों से मिलती है जो वे पीछे छोड़ गए। वे माहिर किसान थे जो गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे, बल्कि वे दुनिया में कपास उगाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। वे मवेशी, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे कुशल कारीगर भी थे। लोथल जैसे शहरों में मन के यानी माला के दाने बनाने की फैक्ट्री मिली है, जहाँ कीमती पत्थरों, खासकर कॉर्नेलियन से बने खूबसूरत मन के तैयार होते थे। ऐसे ही मन के मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिले हैं, जो इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच गहरे व्यापारिक रिश्तों का मजबूत सबूत है। लेकिन शायद सिंधु घाटी की सबसे मशहूर रहस्यमयी चीज है उनकी मोहरें। ये सेलखड़ी नाम के नरम पत्थर से बनी छोटी चौकोर सील है, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ चिन्ह उकेरे हुए हैं, जिन्हें उनकी लिखावट माना जाता है। इन मोहरों पर एक सींग वाले जानवर, जिसे अक्सर यूनिकॉर्न कहा जाता है, की तस्वीर सबसे आम है। इसके अलावा बैल, हाथी, बाघ और गेंडे भी बने हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मोहर। इस पर एक व्यक्ति योग जैसे मुद्रा में बैठा है, सिर पर सींग वाला मुकुट है और चारों ओर जानवरों से घिरा है। बहुत से विद्वान इसे हिंदू देवता शिव की शुरुआती रूप पशुपति यानी जानवरों की देवता से जोड़कर देखते हैं। अगर ये सच है तो ये हिंदू धर्म की जड़ों का हजारों साल और पीछे ले जाता है। हालांकि इस थ्योरी पर सभी विद्वान एक मत नहीं है। मूर्तिकला के भी कुछ बेहतरीन नमूने मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति दुनिया भर में मशहूर है। अपने आत्मविश्वास से भरे पोज के साथ यह छोटी सी मूर्ति उस समाज के कलात्मक हुनर और धातु गलाने की तकनीक में उनकी महारत को दिखाती है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इन सभी में सबसे बड़ा है, सिंधु लिपि। हड़प्पा के लोगों के पास लिखने का अपना एक सिस्टम था, जिससे 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। ये लिपि हमें हजारों मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर मिलती हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी दुनिया का कोई भी विद्वान आज तक इसे पढ़ नहीं पाया है। इसे न समझ पाने की सबसे बड़ी वजह रोसेटा स्टोन जैसी किसी भी द्विभाषी चीज का न मिलना है। रोसेटा स्टोन वो पत्थर था जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी और उसी की मदद से मिस्र की लिपि को समझा जा सकता था। सिंधु लिपि के मामले में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही जो लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है, ज्यादातर सिर्फ 4 या 5 अक्षरों की। इससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये एक पूरी भाषा है या सिर्फ कुछ निशान। कुछ विद्वानों को मानना है कि यह भाषा द्रविड़ भाषा, जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती है, वो हो सकती है, जबकि कुछ इसे इंडो आर्यन या किसी पूरी तरह से अलग गुम हो चुकी भाषा का हिस्सा मानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2025 में घोषणा की कि जो भी इस लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड करेगा उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो इस पहेली के महत्व को दिखाता है। जब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु घाटी के लोगों को असली पहचान, उनके नाम, उनकी कहानियां और उनकी अपनी आवाज में उनके इतिहास हमेशा के लिए खामोश में कैद रहेगा। यह एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर थी। शहर फल फूल रहे थे, व्यापार दूर दूर तक फैला था और जिंदगी एक व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। भव्य शहर धीरे धीरे अपने चमक खोने लगे। नई इमारतें पुरानी इमारतों के मुकाबले घटिया क्वालिटी की बनने लगी। बड़ी बड़ी सड़कों पर अतिक्रमण करके छोटे छोटे घर बनने लगे। ड्रेनेज सिस्टम टूटने लगा और कचरे के ढेर सड़कों पर जमा होने लगे। ऐसा लगा जैसे वो महान अनुशासन और केंद्रीय शक्ति जिसने इन शहरों को बनाया था अब कमजोर पड़ रही थी।
और फिर अगले कुछ सदियों में लगभग 1300 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह महान सभ्यता लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। बड़े शहर वीरान हो गए, व्यापार ठप हो गया और लिखने की कला भुला दी गई। एक पूरी दुनिया जो हजारों सालों से फल फूल रही थी रेत और मिट्टी के नीचे दफन हो गई। तो आखिर हुआ क्या था? यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है और इसका जवाब देने के लिए कई थ्योरी सामने रखी गई है। शुरुआती दिनों में सबसे लोकप्रिय थ्योरी में से एक थी आर्य आक्रमण की। इसे 1940 के दशक में पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर ने जोर शोर के सामने रखा था। इसके मुताबिक मध्य एशिया से आए आर्य नाम की घुड़सवार लड़ाकों ने सिंधु घाटी के शहरों पर हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इस थ्योरी का आधार मोहनजोदड़ो से मिले कुछ बिखरे हुए कंकालों और ऋग्वेद में देवता इंद्र द्वारा पूर्व यानी किलों को नष्ट करने के जिक्र को बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे और रिसर्च हुई यह थ्योरी कमजोर पड़ती गई। पहली बात, मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल किसी एक बड़े कत्लेआम का सबूत नहीं देते। वे अलग अलग जगहों और अलग अलग समय के हैं और उन पर चोट के निशान भी किसी युद्ध की तरह साफ साफ इशारा नहीं करते। दूसरी बात, पूरी सभ्यता में कहीं भी बड़े पैमाने पर लड़ाई, हथियारों के ढेर या जले हुए शहरों की वैसी परतें नहीं मिलती जो एक बड़े हमले का संकेत थे। आज ज्यादातर इतिहासकार और पुरातत्वविद इस आक्रमण की थ्योरी को खारिज कर चुके हैं। अब यह माना जाता है कि अगर आर्यों का आगमन हुआ भी तो वह एक हिंसक हमला नहीं बल्कि एक धीमी प्रक्रिया में हुआ प्रवासन था और यह हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुआ। आज के समय में जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है और जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सबूत है वो है जलवायु परिवर्तन की थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक घटना से नहीं बल्कि धीरे धीरे हुए पर्यावरण के बदलाव की वजह से हुआ। इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है घग्गर हकरा नदी। यह नदी आज ज्यादातर सूखी रहती है लेकिन हड़प्पा के समय में यह एक विशाल नदी थी जिसके किनारे कालीबंगन और राखी घड़ी जैसे कई बड़े हड़प्पाई शहर बसे थे और कई विद्वान इसे ही प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। पुराने जलवायु के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 4000 साल पहले मानसून का पैटर्न बदलने लगा। मानसून कमजोर पड़ गया जिससे नदियों में पानी कम हो गया। टेक्टोनिक गतिविधियों ने भी शायद नदियों का रास्ता बदल दिया। धीरे धीरे घग्गर हकरा जैसे जीवन देने वाली नदी सूखने लगी। इसके नतीजे भयानक थे। खेती जो इस विशाल शहरी आबादी का पेट पालती थी बर्बाद होने लगी। पीने और इस्तेमाल के लिए पानी की कमी हो गई। एक हालिया अध्ययन बताता है कि उस दौर में इस इलाके ने कई बड़े और लंबे सूखे झेले होंगे जिनमें से एक तो 150 साल से भी ज्यादा लंबा चला था। लोग भोजन और पानी की तलाश में अपने बड़े बड़े शहर छोड़कर पूरब और दक्षिण की ओर छोटे देहाती इलाकों में बसने लगे और वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो जैसे शहर जो सिंधु नदी किनारे थे उन्हें एक अलग समस्या का सामना करना पड़ा। भयंकर बाढ़। खुदाई में शहर की कई परतें मिली जो गाद और मिट्टी से ढकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि शहर को बार बार भयानक बाढ़ ने तबाह किया होगा। तो एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ बाढ़, इन दोनों चरम मौसमी घटनाओं ने मिलकर सभ्यता की कमर तोड़ दी। एक और थ्योरी ये भी है कि सभ्यता शायद बाहरी वजहों के बजाय अंदरूनी कारणों से खत्म हुई हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार कम हो गया जिससे शहरी व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही महामारी का सिद्धांत भी है। घनी आबादी वाले शहरों में कोई भी संक्रमण बीमारी तेजी से फैल सकती थी। हड़प्पा के कंकालों में कुष्ठ और टीबी जैसी बीमारियों के सबूत भी मिले हैं। हो सकता है कि कुपोषण और सूखे से कमजोर हुई आबादी पर किसी महामारी ने आखिरी बार किया हो जिससे लोग इस मौत के शहरों को छोड़कर भाग गए हों। सच तो ये है कि शायद कोई एक कारण इस विशाल सभ्यता की पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यह कई वजहों का एक मिला जुला असर था। एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग जलवायु परिवर्तन ने नींव हिला दी। सूखती नदियां और बर्बाद होती खेती ने आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा किया। इसने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। व्यापार के रास्ते टूट गए। इस उथल पुथल और भीड़ भाड़ ने बीमारियों को फैलने का मौका दिया और शायद कुछ स्थानीय संघर्षों या बाढ़ जैसी आपदाओं ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यह एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी जो एक रात में नहीं बल्कि सदियों में हुई। सभ्यता अचानक मरी नहीं बल्कि धीरे धीरे बिखर गई। तो क्या सिंधु घाटी के लोग और उनकी संस्कृति सच में हमेशा के लिए गायब हो गए? क्या उनकी हजारों साल की विरासत का कोई निशान नहीं बचा? इसका जवाब है नहीं। शहर मर गए, लिपि खो गई, लेकिन लोग और उनके विचार पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उन्हें बस अपना रूप बदल लिया। उनका पतन एक अंत नहीं था बल्कि एक बदलाव था। जब बड़े शहर रहने लायक नहीं रहे तो हड़प्पा के लोग छोटे छोटे समूहों में पूरब की ओर, गंगा के मैदानों में और दक्षिण की ओर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ चले गए। वे अपनी पुरानी शहरी पहचान छोड़कर नई ग्रामीण संस्कृति में घुल मिल गए। वे अपने साथ अपनी तकनीक, अपनी कला और अपनी मान्यताएं भी ले गए जिन्होंने बाद में विकसित हुए भारतीय संस्कृति की नींव रखी।
आज अगर हम ध्यान से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत हमारे चारों ओर जिंदा है। पशुपति मोहर में दिखने वाले योगी जैसे देवता का विचार, जिस प्रोटो शिवा माना जाता है, बाद में हिंदू धर्म में शिव की अवधारणा में विकसित हुआ हो सकता है। मातृ देवी की पूजा, जिसके सबूत हमें कई मिट्टी की मूर्तियों से मिलते हैं, बाद में शक्ति पूजा की परंपराओं में जीवित रही। प्रकृति की पूजा, जैसे पीपल के पेड़ को पवित्र मानना, जो हमें हड़प्पाई मोहरों पर भी मिलता है, आज ये भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पाई कला में पाया जाता है। उनकी कई तकनीकी खोजें भी जिंदा रही। वजन और माप की प्रणाली, जो उन्होंने व्यापार के लिए बनाई थी, बाद की भारतीय प्रणालियों का आधार बनी। बैलगाड़ी का डिजाइन, जो हमें हड़प्पाई खिलौनों में मिलता है, आज भी भारत के गाँव में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में काफी मिलता जुलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कुछ तकनीकें और डिजाइनें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। हाल के जेनेटिक अध्ययनों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है। राखी गढ़ी जैसे हड़प्पाई स्थलों में से मिले प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि आज के दक्षिण एशियाई लोगों के जीन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं प्राचीन हड़प्पाई लोगों से आता है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग कहीं गए नहीं, वे और हम एक ही कहानी का हिस्सा हैं। वे हमारे पूर्वज हैं। इस नजरिए से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कभी गायब हुई ही नहीं। उनका शहरी ढांचा जरूर ढह गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसके लोग, उसके विचार भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी और संस्कृति में समा गए। उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक नदी की शुरुआत की जो आज भी बह रही है। लेकिन फिर भी जो एक बड़ा सवाल अधूरा रह जाता है, जब लोग अपने शहर छोड़ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? उन्होंने अपनी नई बस्तियों को कैसे बसाया? इन सभी सवालों का जवाब उन रहस्यमयी चिन्हों में बंद है, जिन्हें हम सिंधु लिपि कहते हैं। जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी आवाज में कही गई कहानी हमेशा के लिए खामोश रहेगी। यह एक ऐसी विरासत है जो जिंदा तो है, पर अपनी पूरी कहानी बताने में असमर्थ है। तो सिंधु घाटी के लोग कहाँ गए? जैसा कि हमने देखा, वे किसी दूसरे ग्रह पर गायब नहीं हुए, नहीं किसी युद्ध में मारे गए। वे बस बदल गए, बिखर गए और समय के साथ एक नई पहचान में ढल गए। उनके शानदार शहर समय की रेत में दफन हो गए, लेकिन उनकी विरासत हमारे रीति रिवाजों और हमारी मान्यताओं और हमारे डीएनए में आज भी जिंदा है। लगभग 3900 साल पहले शुरू हुए इस पतन का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसने लंबे सूखे और विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी आगे क्यों ना हो, वह प्रकृति की ताकत के सामने कितनी नाजुक हो सकती है। यह हमें आज के दौर में जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी सावधान करती है। लेकिन सबसे बड़ा राज वही है, उनकी अनपढ़ी लिपि। जब तक हम उन चिन्हों को समझ नहीं लेते, उनकी पूरी कहानी, उनके सुख दुख, उनके राजाओं और देवताओं के नाम, सब कुछ एक खामोश राज बना रहेगा। एक ऐसी सभ्यता जो बोल नहीं सकती, बस अपने शानदार खंडरों के जरिए फुसफुसाती है। आपको क्या लगता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन की असली वजह क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन था, या कोई और गहरा रहस्य जो अभी भी खोजा जाना बाकी है? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर आपको इस रहस्यमय सफर में मजा आया और आप इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को हमारे साथ खोजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपको पता है, भारत में हर मिनट कोई न कोई इंसान क्रेडिट कार्ड की वजह से कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है? क्या आपको पता है, बैंक आपको जितना ज़्यादा स्मार्ट दिखाता है, असल में उतना ही ज़्यादा आप उसके जाल में फंस चुके होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जिस दिन आप मिनिमम ड्यू भरते हैं, उसी दिन बैंक जीत जाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं तो कंट्रोल में हूँ, मैं समय पर चुका दूंगा, तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नहीं, पूरे बैंकिंग सिस्टम की असली सच्चाई खोलने वाले हैं। अगर आपके पर्स में आज एक क्रेडिट कार्ड रखा है, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह चेतावनी है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड को सुविधा, ऑफर और स्टेटस सिंबल बना दिया गया है, लेकिन असल सच्चाई ये है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कर्ज है जो मुस्कुराते हुए आता है और जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। भारत में हर साल लाखों लोग क्रेडिट कार्ड से शुरुआत करते हैं और ईएमआई, मिनिमम ड्यू और ब्याज में फंसकर निकल नहीं पाते हैं। कई केसों में ये कर्ज पीढ़ियों तक असर करता है। आज इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च के साथ जानेंगे, क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कैसे हुई, बैंक असल में पैसे कहां से कमाता है, मिनिमम ड्यू का साइकोलॉजिकल खेल, असली डेटा और रियल लाइफ उदाहरण, और आखिर में इससे बचने का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझते हैं, क्रेडिट कार्ड बैंक का उधार
मतलब आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपका नहीं, वो बैंक का पैसा है। और बैंक कहता है अभी खर्च करो, बाद में दे देना। और यहीं से समस्या शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने 20,000 की शॉपिंग कर ली। बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, अगले महीने चुका देना। लेकिन अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर पाए, यहीं से शुरू होता है ब्याज का खतरनाक खेल। क्रेडिट कार्ड का ब्याज सबसे बड़ा धोखा होता है। बैंक विज्ञापन में क्या दिखाता है? 0 कॉस्ट EMI, बाय नाउ पे लेटर, आसान किस्तें। लेकिन असलियत क्रेडिट कार्ड पर सालाना ब्याज 36% से 48% तक होता है। इतना महंगा कर्ज भारत में शायद ही कहीं और मिले। उदाहरण के तौर पर समझिए आपका बिल बना 50,000 रुपये का, आपने केवल मिनिमम ड्यू 2500 भर दिए। बैंक बोलेगा बहुत बढ़िया ग्राहक है भाई, लेकिन हकीकत में लगभग 1500 रुपये का ब्याज और उस पर GST अलग, और अगला महीना फिर मिनिमम ड्यू। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? कर्ज घूमता रहता है, मूल रकम खत्म नहीं होती और बैंक लगातार कमाता रहता है। इसे ही कहते हैं डेबिट ट्रैप, कर्ज का दलदल। मिनिमम ड्यू सबसे खतरनाक जाल है। मिनिमम ड्यू देखने में राहत लगती है, लेकिन सच ये है मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा धोखा है। बैंक जानता है आप पूरा भुगतान नहीं करेंगे, आप मिनिमम ड्यू की आदत डाल देंगे और धीरे धीरे EMI कभी खत्म नहीं होती, ब्याज बढ़ता चला जाता है और मानसिक खेल उसके बाद शुरू होता है। चलो आज इतना ही दे देते हैं, और यही सोच इंसान को सालों के कर्ज में बांध देती है। भारत में 90% लोग इसी गलती से फंसते हैं। और उसके बाद में क्रेडिट स्कोर, भविष्य का तो रिमोट कंट्रोल। बैंक कहता है क्रेडिट कार्ड लो, स्कोर सुधरेगा, लेकिन सच्चाई एक गलती और स्कोर बर्बाद। लेट पेमेंट, लिमिट से ज़्यादा खर्च, बार बार मिनिमम ड्यू। और ये सब होने के बाद नतीजा क्या निकलता है? लोन रिजेक्ट, होम लोन महंगा, जॉब वेरिफिकेशन में दिक्कत। एक छोटा सा कार्ड आपके पूरे भविष्य को कंट्रोल करता है। और कुछ छुपे हुए चार्ज भी होते हैं जो कोई नहीं बताता, जैसे एनुअल फीस 500 से 5,000 रुपये तक, लेट पेमेंट फीस 700 से 1,200 रुपये तक, हर चार्ज पर GST, कैश विड्रॉल उसी दिन से ब्याज प्लस में 2.5% फीस, EMI कन्वर्जन का चार्ज अलग से। बैंक चुपचाप पैसे काटता है और इंसान को तब पता चलता है जब बिल हाथ में आता है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड से मानसिक तनाव। कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो छीन लेता है नींद, शांति, परिवार की खुशियाँ। लगातार कॉल्स, SMS, ईमेल्स, इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। भारत में क्रेडिट कार्ड कर्ज की वजह से डिप्रेशन बढ़ा है, पारिवारिक झगड़े बढ़े हैं, लेकिन इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं बैंक आपको कार्ड क्यों देता है। क्योंकि बैंक का असली मुनाफा यहीं से आता है, ब्याज, फीस और पेनल्टी से। बैंक चाहता है आप ज़्यादा खर्च करें, आप मिनिमम ड्यू भरें, इसलिए लिमिट बढ़ाने की कॉल, लुभावने ऑफर, फ्री गिफ्ट, सब कुछ सोच समझ कर किया जाता है। अब ये सारी बातें सुन के आपको लगेगा क्या क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बुरा है? सच्चाई ये है, गलत इंसान के हाथ में खतरा, समझदार इंसान के हाथ में टूल। अब सुरक्षित तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उतना ही खर्च करें जितना बैंक में है, हर महीने पूरा भुगतान, 30% से ज़्यादा लिमिट उपयोग नहीं करना, कभी कैश विड्रॉल नहीं करना, 1-2 कार्ड से ज़्यादा नहीं रखना। अगर ये नियम नहीं निभा सकते तो क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं, फिक्स इनकम है, बिना सोचे खरीदारी करते हैं तो बात साफ है, क्रेडिट कार्ड आपके लिए खतरा है। डेबिट कार्ड, UPI, इन्हें अपनाइए। आज की समझदारी कल की आज़ादी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर भारतीय को देखनी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसी ही फाइनेंशियल रियलिटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं सच्चाई बिना डर के। आपने इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स जैसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सुना ही होगा। वो गुप्त संगठन जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया भर की सरकारें, अर्थव्यवस्थाओं और बड़ी बड़ी घटनाओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय सीक्रेट सोसाइटी का जन्म पश्चिम में नहीं बल्कि आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर हुआ था।
ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने खुद बनवाया था। इसमें शामिल थे वो 9 ऐसे रहस्यमयी लोग जिनके पास ज्ञान का ऐसे भंडार थे जो आज भी हमारी दुनिया को गुप्त रूप से आकार दे रहा है। यह कहानी है भारत के अपने इल्यूमिनाटी की, जिन्हें दुनिया द 9 अननोन मैन यानी 9 अज्ञात पुरुषों के नाम से जानती है। तो क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है जिसे एक लेखक ने अपनी किताब में मशहूर कर दिया, या इन 9 लोगों की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है जो चुपचाप इंसानियत के भविष्य की निगरानी कर रही है? चलिए आज इतिहास के इसी सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस अविश्वसनीय कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी युद्धों में से एक में, कलिंग का युद्ध। बात है 261 ईसा पूर्व की। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार के साम्राज्य विस्तार के सपने को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय अशोक अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, जिस वजह से उन्हें चंद अशोक भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका था, लेकिन एक छोटा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य कलिंग, आज का उड़ीसा, उसी सत्ता को चुनौती दे रहा था। कलिंग अपने बंदरगाहों और मजबूत नौसेना के कारण व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और अशोक किसी भी कीमत पर उसे अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने कलिंग के राजा को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन जब कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया तो अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। ये एक भयानक और विनाशकारी युद्ध था। अशोक के अपने 13वें शिलालेख के अनुसार इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग अकाल और बीमारियों की भेंट चढ़ गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक जीत के मैदान में खड़े थे, लेकिन अपने चारों ओर लाशों के ढेर, जलते हुए घर, अनाथ बच्चों और विधवाओं का विलाप देखकर एक विजेता सम्राट का दिल दहल गया। जीत की खुशी की जगह उनके मन में गहरा पश्चाताप और अपराध बोध भर गया। कहा जाता है कि युद्ध भूमि के पास बहने वाली दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो गया था। उस एक पल ने एक बेरहम सम्राट को हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी बाकी जिंदगी शांति, अहिंसा और लोगों की भलाई में लगा दी। वो चंद अशोक से धर्माशोक बन गए, लेकिन इस बदलाव के साथ ही एक डर ने भी जन्म लिया, एक ऐसा डर जो एक महान रहस्य को जन्म देने वाला था, एक गुप्त समाज का जन्म। कलिंग के विनाश ने अशोक को एक गहरी सच्चाई का एहसास कराया। ज्ञान एक 2-धारी तलवार है। अगर यह सही हाथों में हो तो मानवता का भला कर सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो कलिंग से भी बड़ी तबाही ला सकता है। वो जानते थे कि विज्ञान, तकनीक और मनोविज्ञान का गलत इस्तेमाल पूरी इंसानियत को भस्म कर सकता है। उन्हें डर था कि भविष्य में कोई शासक या समूह इस ज्ञान का इस्तेमाल फिर ऐसी ही तबाही मचाने के लिए कर सकता है। और इसी डर के दूरदर्शिता से जन्म हुआ 9 अज्ञात पुरुषों की महान किंवदंती का। कहा जाता है कि अशोक ने उस दौर के 9 सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया जो विज्ञान, कला और दर्शन के अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। अशोक ने उन्हें एक गुप्त समाज बनाने का काम सौंपा। इस समाज का सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानियत के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक ज्ञान को इकट्ठा करना, उसे विकसित करना और उसे किसी भी कीमत पर गलत हाथों में पड़ने से रोकना। हर सदस्य को एक किताब की जिम्मेदारी दी गई जिसे उसे जीवन भर संभालना था। उसमें नया ज्ञान जोड़ना था और मरने से पहले अपने जैसे ही एक काबिल उत्तराधिकारी चुनकर उसे सौंपना था। यह सिलसिला आज तक 2300 सालों से जारी है। अब यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इतिहासकारों को अशोक के किसी भी शिलालेख, बौद्ध ग्रंथों या समकालीन दस्तावेजों में से किसी ऐसे गुप्त समाज का कोई सीधा और पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस कहानी को पश्चिम दुनिया में सबसे पहले 19वीं सदी में फ्रांसीसी लेखक लुई जैकोलिएट ने बताया, लेकिन इसे असल में प्रसिद्धि मिली 1923 में जब एक अंग्रेज लेखक टेलबोट मुंडी ने अपनी किताब द 9 अननोन में इस रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक लेखक की कल्पना थी या उन्होंने वाकई किसी भुले बिसरे रहस्य से पर्दा उठा दिया था? तो आखिर क्या था उन 9 किताबों में जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी इन 9 लोगों को सौंपी गई थी? किंवदंती के अनुसार हर सदस्य के पास एक किताब थी जो ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यह ज्ञान जानबूझकर 9 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था ताकि कोई एक इंसान इसे पूरा हासिल करके बेहिसाब ताकतवर न बन जाए। आइए उन 9 किताबों में छुपे रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। पहली किताब प्रोपोगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध। यह किताब जनमत को नियंत्रित करने और लोगों की सोच को अपनी मर्जी से ढालने का विज्ञान सिखाती थी। इसे सबसे खतरनाक किताब माना जाता था क्योंकि जो इसे जान लेता वो बिना एक भी हथियार उठाए पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह आज के मास मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्राचीन ब्लूप्रिंट था। दूसरी किताब शरीर विज्ञान। इस किताब में इंसानी शरीर के वो गहरे राज थे जो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की समझ से परे हैं। इसमें न सिर्फ असाध्य रोगों को ठीक करने की विद्या थी बल्कि मौत का स्पर्श जैसी तकनीक का जिक्र भी था। प्रेशर पॉइंट का ज्ञान था जिसे छूकर ही किसी की जान ली जा सकती थी, जिसका सिद्धांत हमें प्राचीन मार्शल आर्ट में भी देखने को मिलता है। तीसरी किताब सूक्ष्म जीव विज्ञान। यह किताब अदृश्य दुनिया के रहस्यों से भरी थी। इसमें सूक्ष्म जीवों, वायरस और बैक्टीरिया का ज्ञान था। इसके जरिए एक तरफ महामारियां फैलाई जा सकती थी तो दूसरी तरफ शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स
और टिक्के भी बनाए जा सकते थे। यह किताब जैविक हथियारों की कुंजी थी, जिसे ये 9 लोग मानवता से बचा कर रखे हुए हैं। चौथी किताब कीमिया। यह किताब सिर्फ सस्ती धातुओं को सोने में बदलने के बारे में नहीं थी, इसकी असली ज्ञान पदार्थ के रूपांतरण से जुड़ा था। कहते हैं कि इसमें किसी भी तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का रहस्य था। अगर यह ज्ञान बाहर आ जाए तो कोई भी देश रातों रात दुनिया की अर्थव्यवस्था को बना या बिगाड़ सकता है। पांचवी किताब संचार। इस किताब में संचार के वे रहस्य थे जो आज की तकनीक से कहीं आगे हैं। इसमें न केवल स्थलीय बल्कि अलौकिक यानी एलियन सभ्यताओं से संपर्क साधने के तरीके भी लिखे होने की बात कही जाती है। यह एक तरह की यूनिवर्सल टेलीफोन डायरेक्टरी थी जो तय करती थी कि इंसानियत बाहरी दुनिया से कब और कैसे संपर्क करेगी। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन से सदियों पहले इस किताब में गुरुत्वाकर्षण के नियम और उसे मात देने की तकनीक यानी एंटी ग्रेविटी के रहस्य दर्ज थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले विमान का जिक्र मिलता है और माना जाता है कि उन्हें बनाने की तकनीक इसी किताब में थी, जिसे वैमानिक शास्त्र भी कहा जाता है। इन विमानों में सिर्फ उड़ा ही नहीं जा सकता था बल्कि दूसरे ग्रहों तक की यात्रा संभव थी। सातवीं किताब ब्रह्मांड विज्ञान। यह किताब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, दूसरे आयामों और समय की प्रकृति से जुड़े रहस्यों की चेतावनी खोलती थी। इसमें समय की धारा को आगे या पीछे करने यानी टाइम ट्रेवल जैसे अविश्वसनीय सिद्धांतों का ज्ञान छिपा था। यह किताब ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कुंजी थी। आठवीं किताब प्रकाश। इस किताब में प्रकाश की गति को नियंत्रण करने, उसे मोड़ने और एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तकनीक थी। आज की लेजर वेपन, ऑप्टिकल फाइबर और अदृश्य होने की तकनीक जैसी कल्पनाओं का स्रोत इसी किताब को माना जाता है। नौवीं किताब समाजशास्त्र। आखिरी किताब में समाजों के बनने, विकसित होने और खत्म होने के नियमों का विस्तृत वर्णन था। इसे जानकर आप भी किसी सभ्यता के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी कर सकते थे और उसे नियंत्रण भी कर सकते थे। यह किताब किसी समाज को महान बनाने और उसे अंदर से खोखला करने का अचूक नुस्खा थी। क्या ये समाज आज भी मौजूद है? यही $1 अरब का सवाल है जो इस कहानी को इतना रोमांचक बनाता है। अगर यह समाज 2300 साल पहले बना था तो क्या यह आज भी सक्रिय है? इस थ्योरी को मानने वाले कुछ घटनाओं और सबूतों का हवाला देते हैं, हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार नहीं है। एक कहानी 10वीं सदी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की है, जो पोप बनने से पहले भारत आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ गणित और विज्ञान का उन्नत ज्ञान सीखा जो उस समय यूरोप में मौजूद नहीं था। यूरोप लौटकर उन्होंने एक बोलने वाला पित्तल का सिर बनाया जो हाँ या नहीं में सवालों का जवाब देता था। कई लोग मानते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों से ही मिला था। जगदीश चंद्र बोस। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है, को भी इस कड़ी से जोड़ा जाता है। उन्होंने रेडियो तरंगों पर मार्क होने से पहले काम शुरू किया था, लेकिन अपनी खोज का पेटेंट नहीं कराया। कुछ थ्योरी के अनुसार या तो वो 9 अज्ञात पुरुषों में से एक थे या उनके संपर्क में थे और उन्होंने अपनी कुछ खतरनाक खोजों को दुनिया से जानबूझकर छिपा लिया। गंगा नदी का रहस्य। कुछ लोग गंगा नदी के पानी की रहस्यमय शुद्धता का श्रेय भी इसी समाज को देते हैं। वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये 9 लोग ही गुप्त रूप से इन शुद्ध करने वाले एजेंटों को नदी में मिलाते हैं ताकि भारत की जीवनदायिनी नदी कभी खत्म ना हो। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सभी बातें सिर्फ अटकलें और कहानियां हैं। मुख्य धारा के इतिहासकार और वैज्ञानिक इस समाज के अस्तित्व को सिरे से निकारते हैं क्योंकि इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिला। फिर भी एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर यह सब सच हो? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इतिहास वैसा नहीं है जैसे हम जानते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 2300 सालों से 9 लोग इंसानियत के गुप्त संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। वे तय करते हैं कि मानवता को कब कौन सा ज्ञान देना है। हो सकता है इतिहास की हर बड़ी वैज्ञानिक क्रांति, चाहे वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, इन्हीं 9 लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लीक की गई जानकारी हो सकता है कि वे हमें ऐसी टेक्नोलॉजी से बचा रहे हों जिसके लिए हम अभी नैतिक रूप से तैयार नहीं हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल या एंटी ग्रेविटी। या शायद वो पक्का कर रहे हो कि हम परमाणु हथियार जैसी खतरनाक शक्तियों से खुद को पूरी तरह तबाह ना कर ले। वे चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी किस्मत तय कर रहे होंगे। ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या वो हमारे बीच ही एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं? कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई कलाकार या कोई गुमनाम साधु जो हिमालय की किसी गुफा में बैठा हो? यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। अगर यह सच है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला षड्यंत्र होगा। आपको क्या लगता है, क्या 9 अज्ञात पुरुष वाकई में मौजूद हैं जो सम्राट अशोक के मिशन को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, या यह सिर्फ एक लेखक की बेहतरीन कल्पना थी जो एक महान सम्राट के पश्चाताप और दूरदर्शिता से प्रेरित थी? इन 9 किताबों में से आपको कौन सी किताब सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती है? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको रहस्य और इतिहास का यह गहरा सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनकी जीत के लिए नहीं बल्कि कलिंग युद्ध के बाद उनके महान परिवर्तन और उनके धर्म और शांति के संदेश के लिए अमर है। लेकिन उनकी विरासत से जुड़ी यह रहस्यमयी कहानी आज भी हमें सोचने को मजबूर करती है। एक सम्राट का पश्चाताप, ज्ञान को बचाने का एक प्रण और 9 लोगों की एक गुप्त बिरादरी जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रही है। सच चाहे जो भी हो, 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और हर ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शायद यह राज हमेशा एक राज ही रहेगा और शायद यही इन 9 लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस संसार में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य के भीतर का तर्क धीरे धीरे मौन हो जाता है, जहां प्रश्न पूछने की इच्छा तो होती है पर उत्तर पाने का साहस नहीं। आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक रहस्यमय और पवित्र स्थान पर ले जा रहे हैं, जहां सूर्यास्त होते ही मानव की उपस्थिति अपने आप समाप्त हो जाती है। यह स्थान कोई और वीरान किला नहीं, कोई शमशान नहीं और न ही कोई डरावना जंगल है। यह स्थान है निधि वन, वृंदावन। एक ऐसा वन जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस ऑफ ट्रूथ में। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है निधि वन, वृंदावन। निधि वन उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित वृंदावन नगर का एक प्राचीन वन क्षेत्र है। यमुना नदी के तट पर बसा वह क्षेत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि कहा जाता है। यह वही भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था व्यतीत की। गाय चराना, माखन चोरी, गोपी संग्रास और कंस वध से पहले की असंख्य लीलाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। निधि वन वृंदावन के उन कुछ स्थानों में से है जिसे आज भी अत्यंत पवित्र और अलौकिक माना जाता है। इतिहासकार और धार्मिक विद्वान मानते हैं कि निधि वन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों से मिलता है। यह माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। इसी कारण निधि वन को रास स्थल भी कहा जाता है। सदियों से यह स्थान साधु संतों, भक्तों और वैष्णवों के लिए विशेष आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक पगडंडी कृष्ण कथा से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। निधि वन में प्रवेश करते ही जो सबसे पहली बात मन को विचलित करती है वह है यहाँ के वृक्ष। यहाँ एक भी पेड़ सीधा नहीं है, हर पेड़ नीचे से टेढ़ा है और ऊपर जाकर दूसरे पेड़ों से मानो गले मिलता हुआ दिखाई देता है। ये पेड़ तुलसी प्रजाति के बताए जाते हैं, परंतु इनका स्वरूप सामान्य तुलसी से पूरी तरह भिन्न है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इस प्रकार की सामूहिक और मुड़ी हुई वृद्धि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध मानी जाती है, परंतु निधि वन में हजारों वृक्ष एक ही रूप में पाए जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वृक्ष साधारण नहीं बल्कि गोपियों के प्रतीक हैं। निधि वन का सबसे कठोर और रहस्यमय नियम है सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना पूर्णतः निषेध है। जैसे ही सूर्यास्त होता है पूरे वन क्षेत्र को खाली करवा दिया जाता है। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, पुजारी बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी और पुलिस भी अंदर रुकने का साहस नहीं करते। प्रश्न उठता है, जब यह केवल एक धार्मिक मान्यता है तो फिर प्रशासन इसे इतनी गंभीरता से क्यों मानता है? अब हम बात करते हैं रात्रि में रुकने वालों की कुछ कथाओं के बारे में। बीते वर्षों में कुछ लोगों ने इस रहस्य को चुनौती देने का प्रयास किया। कुछ लोग जिज्ञासा या अहंकारवश रात्रि में छिपकर निधि वन में रुक गए। कहा जाता है कि उनमें से कुछ लोग सुबह अपनी दृष्टि खो चुके थे, कुछ की वाणी सदैव के लिए चली गई, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं जो फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। जो बचे उन्होंने जीवन भर इस विषय पर मौन धारण किया। आज भी सूर्यास्त से पहले मंदिर के सेवायत एक चारपाई बिछाते हैं, उस पर जल, मिठाई और भोग अर्पित किया जाता है। यह सब भगवान कृष्ण के विश्राम हेतु माना जाता है। सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो चारपाई अस्त व्यस्त होती है, जल समाप्त होता है और भोग गायब होता है। कोई यह नहीं जानता कि रात में क्या हुआ। विज्ञान इसे मानसिक भय और सामूहिक विश्वास कहता है, पर प्रश्न यह है कि हजारों वर्षों से एक पूरा क्षेत्र केवल भ्रम में जी सकता है।
निधिवन आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। सच क्या है यह कोई नहीं जानता। निधिवन सिर्फ एक वन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव बुद्धि की सीमा से परे है। क्या आप मानते हैं? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही गंभीर और सच्चे और रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेस ऑफ ट्रूथ में। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाकर खुद को एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित किया था। और आप यह भी जानते होंगे कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो काफ़ी समय होता है। लेकिन हमारा संविधान, कानून, नियम ये सब बनने के बाद क्या हम सब सुरक्षित हैं या नहीं, इन सब का विचार और फैसला आप स्वयं कीजिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे उठाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। समय था सन 1973 का। उस समय हुआ था देश का सबसे चर्चित रेप केस, अरुणा शानबाग रेप केस। मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा का उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी सोहनलाल बर्था ने सोडोमी, जिसे अप्राकृतिक सेक्स के रूप में भी कहा जाता है, रेप किया था। लेकिन उस समय सोडोमी को कानून अपराध की श्रेणी में नहीं रखा था, जिस वजह से सिर्फ चोरी और हत्या के आरोप में 7 वर्ष की सजा हुई सोहनलाल बर्था को, और उसके बाद वो आज़ादी की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरुणा शानबाग, जो उस रेप केस के बाद 42 साल तक कोमा में रही और उनके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा केस था मथुरा रेप केस। आजाद भारत का एक ऐसा रेप केस जो भारत को शर्मसार करने के लिए काफी है। 1972 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का 2 सिपाहियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में उस लड़की के बारे में कहा गया कि उसे कई लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत है। इसे मानते हुए जिला अदालत ने दोनों को बरी करने का फैसला सुनाया। यहीं बात खत्म नहीं होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सुरक्षित रखा, जिसमें सिपाहियों को कोई सजा नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हुए आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को लेकर कानून में सुधार जरूर हुआ, लेकिन उस पीड़िता को कभी भी न्याय नहीं मिला। अब आता है तीसरा केस, प्रियदर्शनी मट्टू रेप और हत्या केस। यह मामला है 1996 का। 25 साल की प्रियदर्शनी दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका संतोष कुमार सिंह ने उसी के घर में बलात्कार व हत्या कर दी थी। इस केस में स्थानीय अदालत ने संतोष को बरी कर दिया था, लेकिन मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगा फांसी की सजा सुनाई। माना जाता है यह पहला फैसला था जिसमें मीडिया के कारण किसी पीड़िता को न्याय मिला था। अब हम बात करते हैं चौथे रेप केस की, अंजना मिश्रा रेप केस। 1999 में हुआ अंजना मिश्रा रेप केस पहला हाई प्रोफाइल रेप केस है। यह हाई प्रोफाइल रेप केस उड़ीसा में हुआ था। अंजना मिश्रा एक IFS अधिकारी की पत्नी थी, जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के महान्यायाधिवक्ता इंद्रजीत रॉय के खिलाफ 1972 में रेप का प्रयास करने की शिकायत दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंद्रजीत पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव किया था। अंजना मिश्रा 1999 में भुवनेश्वर जा रही थी। तभी 3 लोगों ने अंजना की पत्रकार दोस्त, जिसके साथ वह यात्रा कर रही थी, उसी के सामने उसका सामूहिक बलात्कार किया। मामले की CBI जांच होने के बाद इंद्रजीत रॉय को रेप के प्रयास में 3 साल की सजा हुई, जबकि रेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई और एक आरोपी का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है।
अब आते हैं 5वें रेप केस पर, सौम्या रेप केस। सौम्या केरल के एर्नाकुलम से सोरनूर एक रेल में जा रही थी, तभी गोविंदाचामी नामक शख्स ने उसे लूटने के उद्देश्य से हमला किया था। इस मामले में आरोपी ने सौम्या का सिर रेल के दरवाजे में दबाकर कुचल दिया था और फिर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। आरोपी गोविंदाचामी ने उसे ट्रेन के नीचे फेंकने के बाद खुद भी कूद गया था और फिर सौम्या की तलाश की और फिर पास के जंगल में ले जाकर उसकी बुरी तरह से बलात्कार किया था। ट्रेन से फेंके जाने और बलात्कार का शिकार हुई सौम्या को गंभीर चोट होने से उस दिन में मौत हो गई थी। इधर गोविंदाचामी को अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई। हमारे देश में ऐसे और भी बहुत से केस हैं, जैसे स्कारलेट किलिंग रेप केस, जो विदेश से आई हुई महिला का गोवा के अंदर रेप किया गया और मार दिया गया। इमराना रेप केस, वहीं निर्भया गैंग रेप केस और भी बहुत से ऐसे आए दिन आते रहते हैं। आप सभी विचार कीजिए, 26 जनवरी 1950 से और 26 जनवरी 2025 तक हमें 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र और हमारे कानून में कितना बदलाव हुआ है, हम कितने महफूज हैं। आप सभी विचार कीजिए। धन्यवाद। कोटा से 17 छात्र आत्महत्याओं की सूचना मिली थी, जो 2023 की तुलना में 38% कम होते थे। कोटा, जिसे पहले कोटा के नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दक्षिण में चंबल नदी के तट पर स्थित है। 2024 तक 15 लाख से अधिक की आबादी के साथ यह जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह कोटा जिले और कोटा संभाग के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में तत्कालीन बूंदी राज्य में एक 4 दीवारी वाले शहर के रूप में की गई थी। कोटा जेईई और NEET जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपने कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 लाख से अधिक छात्र इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आते हैं, जिससे इसे भारत की कोचिंग राजधानी का उपनाम प्राप्त होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वहीं शैक्षणिक दबाव और अकेलापन अधिकांश इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों के साथ केवल किशोरावस्था में पहली बार अपने परिवार से दूर होने के कारण जो छात्रों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा है और उन्हें नशे की राह पर भी ले जा रहा है। पिछले साल कोटा में चिंताजनक रूप से 27 छात्रों की आत्महत्याएं दर्ज की गई। शीर्ष कोचिंग संस्थाओं का यह भी दावा है कि अधिकांश माता पिता उन्हें दिए गए फीडबैक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें। अपने बच्चे में अवसाद के संभावित लक्षणों के बारे में माता पिता तक पहुंचने से लेकर किसी विशेष विषय या कैरियर के लिए कोई योग्यता नहीं होना, घर से दूर रहने में असमर्थता, पुलिस और कोचिंग संस्थाओं का कहना है कि ऐसे मुद्दों के बारे में माता पिता से उनके संचार को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उनमें से अधिकांश इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। बिहार के भागलपुर के रहने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एक अभ्यर्थी की कोटा के अंदर मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार छात्र के कमरे से एक संदिग्ध सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसकी पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई, जिससे पता चलता है कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव से जूझ रहा था। जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें लिखा हुआ था, सॉरी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकता। पुलिस को कुमार के कमरे से जहरीले पदार्थ की एक बोतल भी मिली है, जिसे मौत का कारण माना जा रहा है। एक 21 वर्षीय छात्र जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, राजस्थान के कोटा शहर में अपने किराए के आवास के अंदर फांसी लगा ली। देश का कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा के इस साल अब तक छात्र आत्महत्या का 15वां संदिग्ध मामला है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की पहचान उत्तर प्रदेश के बरसाना निवासी परशुराम के रूप में हुई। वह 7 दिन पहले ही कोटा आया था और NEET की परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वहीं असम के 18 वर्षीय पराग, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ने कथित तौर पर फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार पराग की मां, जो उससे मिलने आई थी, जब वह बाजार से लौटी तो उसने उसे कमरे में लटका हुआ पाया था।
माता पिता को बच्चों को शर्मिंदा करने के बजाय उसकी बौद्धिक और शैक्षणिक क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। माता पिता को यह समझना चाहिए कि प्रेरक हस्तक्षेप और उत्कृष्टता प्राप्त करने से अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।